हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आखिर में कौन कौन से डिसऑर्डर है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, उसको इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का सबसे फर्स्ट डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं अस्थमा। अस्थमा हम लोग का सबसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, अस्थमा। तो हम लोग का जो अस्थमा है, अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है। अस्थमा क्या है? एलर्जी डिसीज, एक एलर्जिक डिसीज है। किसके चलते होता है? एलर्जन के चलते। क्या कॉज होता है? एलर्जी। एलर्जन हो सकता है डस्ट पार्टिकल्स, पोलन ग्रेन, या फिर हो सकते हैं फूड आइटम्स। आपको किसी भी फूड आइटम से एलर्जी, या फिर ठंड से, गर्मी से, मतलब बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी कॉज हो सकता है, जिससे आपको एलर्जी होगा, समझे ना। तो हम लोग का जो अस्थमा है, अस्थमा क्या है हम लोग का? अस्थमा हम लोग का है एलर्जिक डिसीज, ठीक है। हम लोग का अस्थमा क्या होता है भाई? अस्थमा हम लोग का एलर्जिक डिसीज है, ठीक है। किसके चलते होता है? ड्यू टू एलर्जन। अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज है। किसके चलते होता है? एलर्जन के चलते, ठीक है। सो ड्यू टू एलर्जन, सो एलर्जन के चलते क्या होता है भाई? ये अस्थमा कॉज होता है, समझे ना। सो एलर्जन के वजह से क्या होता है? अस्थमा कॉज होता है। एलर्जन किसे बोलते हैं? जो सब्सटेंस जो क्या करते हैं? एलर्जी कॉज करते हैं, ठीक है। सब्सटेंस विच कॉजिंग एलर्जी, जो सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं इसे क्या बोलते हैं? एलर्जन, ठीक है। तो जो सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज करते हैं इसे हम लोग एलर्जन बोलते हैं। ये आप क्या हो सकते हैं? देखो, ये आपके क्या हो सकते हैं भाई? हम लोग के डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट हो सकते हैं, आपको डस्ट से, ठीक है, एलर्जी हो सकता है, या फिर आपके एलर्जन पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से भी एलर्जी होता है बहुत लोग को, ठीक है। या फिर किसी भी फूड आइटम्स, ठीक है, फूड आइटम्स से भी क्या हो सकता है? एलर्जी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके चलते क्या होता है? एलर्जी कॉज होता है, ठीक है, समझ गए। तो पहला आपने समझा कि एलर्जी कॉज मतलब कैसे होता है? एलर्जन के चलते, ठीक है। और अस्थमा एक एलर्जिक डिसीज होता है। अस्थमा क्या होता है? एलर्जिक डिसीज। इसमें होता क्या है? ये तो आपने समझ लिया कि अस्थमा हम लोग का एक एलर्जिक डिसीज है, लेकिन इसमें होता क्या है उसको समझो, ठीक। इसमें होता क्या है आपको समझना है कि अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में इन्फ्लामेशन, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का इन्फ्लामेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? देखो, अस्थमा में इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का क्या हो जाता है भाई? इसमें इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो इसमें अस्थमा में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है किसका? ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। सो अस्थमा में इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें भाई? इसमें आपका इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें? ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में। सो ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो आपको इससे क्या होगा? आपको इससे ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होगा। क्यों भाई? क्यों होगा? क्योंकि आपका जो लुमेन था ये नैरो हो जाएगा, ठीक है। जो लुमेन है ये क्या हो जाएगा? नैरो, समझे ना। इससे क्या होगा? अगर इसमें इन्फ्लामेशन हुआ आपके ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हुआ तो इससे क्या होगा? आपका जो लुमेन है, हम लोग का जो लुमेन है ये नैरो हो जाता है। पहले इतना था, ठीक है, लेकिन जब इसमें इन्फ्लामेशन हुआ तो ये क्या हो गया? नैरो। नैरो को मतलब है पतला सा हो जाएगा, समझे ना। पहले ये था, उसके बाद जब इन्फ्लामेशन हुआ तो क्या हो जाएगा भाई? हम लोग का जो लुमेन है ये लुमेन हम लोग का नैरो हो जाएगा, समझ गए? नैरो हो जाएगा, ठीक है। तो आप खुद समझो ना, पहले इतना था तो ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एयर इससे पास हो रहा था। अब लुमेन जो है नैरो हो गया, ठीक है। अब जो लुमेन है ये क्या हो गया? नैरो, तो इससे एयर कम पास करेगा
और एयर कम पास होगा तो आपको किस में होगा, आपको ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होगा। क्यों? क्योंकि लुमेन से अब कम एयर पास हो रहा है। जब लुमेन से कम एयर पास होगा, जब लुमेन से कम एयर पास होगा तो आपको ब्रीथिंग करने में डिफिकल्टी होगा। समझे? आपको ब्रीथिंग करने में क्या होगा भाई, डिफिकल्टी होगा। तो जब देखो, जब इन्फ्लामेशन, जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, जब ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो आपका जो लुमेन है ये नैरो हो जाएगा। इससे क्या होता है भाई, जब इन्फ्लामेशन हो जाता है किसमें, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है देखो, जो लुमेन है ये क्या हो जाता है, नैरो। ठीक है, समझे? इससे क्या होता है भाई, जब इन्फ्लामेशन होगा किसमें, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में, तो इससे क्या होगा, इससे आप देख सकते हो कि जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाएगा। ठीक है, जो ल्यूमेन है ये क्या हो जाएगा, जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाएगा। ठीक है, और जब ये नैरो होगा, जब लुमेन नैरो होगा तो क्या होगा भाई, डिफिकल्टी, आपको डिफिकल्टी होगा किसमें, ब्रीथिंग में। ठीक है, डिफिकल्टी हो किसमें, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, आपको डिफिकल्टी होगा। ठीक है, ब्रीथ करने में, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करने में, ब्रीथिंग में आपको डिफिकल्टी होगा। समझे? तो आपको पता होगा कि अस्थमा पेशेंट वाले लोगों को कि किसमें होता है दिक्कत, सांस लेने में, ब्रीथिंग करने में। क्यों? आपको समझ आ गया ना आखिर में क्यों क्यों होता है ब्रीथिंग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अगर ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, आप समझो, अगर ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो आप हम लोग का जो लुमेन है, लुमेन नैरो होगा, और जब लुमेन नैरो होगा तो इससे एयर जो है ये कम पास होगा। समझे ना? सो जब लुमेन जो ये नैरो होता है तो एयर उससे क्या होता है, कम पास होगा। समझे? तो जब लुमेन नैरो हो जाता है तो एयर उससे कम पास होता है, और एयर जब कम पास होगा, लुमेन से जब एयर कम पास करेगा तो इससे आपको डिफिकल्टी होगा किसमें, ब्रीथिंग में। समझ गए? और क्या होता है भाई अस्थमा से, और क्या होता है देखो, इसमें स्पाज्म कंट्रैक्शन, देखो स्पाज्म कंट्रैक्शन होता है भाई, किसका होता है, स्मूथ मसल का। ठीक है, तो स्पाज्म कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, तो इसमें क्या होता है, स्पाज्म कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल्स का क्या होता है, स्पाज्म कंट्रैक्शन। स्मूथ मसल्स किसके, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के। किसके भाई, स्मूथ मसल किसके, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के। ठीक है, किसके, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के। सो स्मूथ मसल किसके, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। समझ गए? तो स्पाज्म कंट्रैक्शन होगा, स्पाज्म कंट्रैक्शन किसका होता है, स्मूथ मसल का। किसका, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का। ठीक है, तो स्पाज्म कंट्रैक्शन का मतलब है सस्टेन कंट्रैक्शन। स्पाज्म कंट्रैक्शन का क्या मतलब है भाई, इसका मतलब होता है सस्टेन कंट्रैक्शन। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है सस्टेन्ड, सस्टेन्ड कंट्रैक्शन, सस्टेन कंट्रैक्शन। समझे? तो स्पाज्म का मीनिंग क्या होता है, सस्टेन्ड, लंबे समय तक कंट्रैक्शन रहता है। समझे ना? तो लंबे समय तक कंट्रैक्शन रहेगा तो आपको दिक्कत तो होगा भाई। समझे? तो आखिर में इसमें आपका स्पाज्म, सस्टेन कंट्रैक्शन, सस्टेन कंट्रैक्शन होता है किसका, स्मूथ मसल का। इसमें सस्टेन कंट्रैक्शन होता है किसका, इसमें हम लोग का सस्टेन कंट्रैक्शन होता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल किसके, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के। सो स्मूथ मसल किसके, स्मूथ मसल हम लोग के ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स के। स्मूथ मसल में क्या होता है, ब्रोंकी एंड
ब्रोंक्यूल्स के स्मूथ मसल में सस्टेन कंट्रैक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाज्म कंट्रैक्शन हो जाता है। इससे क्या होता है भाई, स्पाज्म कंट्रैक्शन हो जाता है। समझ गए? तो आई होप आपको मतलब अस्थमा आपके एनसीईआरटी के बुक में इतना ही है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको मेन चीज आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि अस्थमा में मेन, इसका मेन सिम्टम मैं आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन, यह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है किसका, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, ठीक है। तो इसमें इन्फ्लामेशन किसका होता है, देखो इसमें इन्फ्लामेशन होता है ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, ये इसका मेन सिम्टम है। तो अस्थमा में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है किसका, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। समझ गए? तो पहला हम लोग का डिसऑर्डर था अस्थमा। सेकंड चलो देखेंगे, सेकंड हम लोग का एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा सेकंड हम लोग का डिसऑर्डर है जिसे बोलते हैं एम्फाइसीमा, ठीक है। तो एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर है भाई, क्रोनिक डिसऑर्डर। तो एम्फाइसीमा हम लोग का क्या होता है, एम्फाइसीमा हम लोग का क्रोनिक डिसऑर्डर है, ठीक है। एक ये क्रोनिक का मतलब होता है कि लंबे समय तक, लॉन्ग लास्टिंग, एक कम से कम 1 साल से ज्यादा लास्ट होगा ना, तो आपको 1 साल से ज्यादा तक के खींचेगा, लॉन्ग लास्टिंग डिसऑर्डर है ये, समझे। तो क्रोनिक डिसऑर्डर हम लोग का होता है एम्फाइसीमा, ठीक है। तो एम्फाइसीमा हम लोग का क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, लंबे समय तक रहता है। क्यों होता है, क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई बंदा, ठीक, या बंदी, ठीक है, जो एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है भाई, जो क्या कर रहा है, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, हद से ज्यादा, समझ रहे हो, एक्सेसिव मतलब हद से ज्यादा कर रहा है, तो आपको क्या हो सकता है, आपको बिल्कुल एम्फाइसीमा होने का 99% चांस है, ठीक है। और जिसको नहीं हो रहा है तो ये मत सोचना कि नहीं मेरे को तो हो कुछ नहीं, भाई अभी नहीं होगा, ठीक है, समय लगेगा, समय, इट्स टेक टाइम, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। तो एम्फाइसीमा मत समझना कि मैं अमर हूं बोल के, ठीक है भाई, है तो होगा यार, आपको भी पता है, ठीक है। टोबैको कॉसेस कैंसर, साफ साफ उसमें भी बताया गया जाता है, ठीक है। तो एम्फाइसीमा क्या है, क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक। क्रोनिक डिसऑर्डर क्यों होता है ये आपको समझ है, ड्यू टू एक्सेसिव, क्यों होता है भाई, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग के वजह से क्या होता है, एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या करता है जानना है आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एम्फाइसीमा आखिर में होता क्या है, बहुत लोग को पता ही नहीं है यार कि आखिर में सिगरेट पीने से होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा एक्चुअल में होता क्या है, अभी आपको पता चलेगा, उसीलिए आपको बोलता हूँ यार कुछ नहीं होता इससे, भाई बहुत कुछ होता है, ठीक है। देखो आप होता क्या है। सो एम्फाइसीमा क्या करता है समझो, हम लोग का जो लंग, हम लोग के जो लंग है, लंग्स में हम लोग के क्या है, प्रेजेंट एल्वियोलाई, ठीक है। लंग्स में क्या है, एल्वियोलाई है, और एल्वियोलाई को, जो हम लोग के अंदर एल्वियोलाई है, उसी एल्वियोलाई के वाल को ये क्या करता है, डैमेज, समझे। एल्वियोलाई के वाल को क्या करता है, डैमेज। एल्वियोलाई के वाल में लेसिथिन नाम का पता है आपको, एक केमिकल होता है, कंपाउंड लेसिथिन, लेसिथिन को ये डिजॉल्व कर देता है, खत्म कर देता है। लेसिथिन क्या करते हैं, आपके एल्वियोलाई को क्या करते हैं भाई, प्रिवेंट करते हैं, किससे, कोलैप्सिंग से, समझे ना। लेसिथिन क्या करता है, एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग, ठीक है।
एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है किससे? एल्वियोलाई को प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलैप्सिंग। तो एम्फाइसीमा क्या करता है जिसको, ठीक है, एम्फाइसीमा वही एल्वियोलर वॉल को डैमेज करेगा। इसका सिंपल समझो, डैमेज्ड किसको करता है भाई? डैमेज टू एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलाई के वाल को क्या करता है भाई? एल्वियोलाई के वाल को डैमेज करता है, ठीक है, समझे ना। तो ये किसको करता है डैमेज? ये आपके एल्वियोलाई जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 एंड CO2, जहां से गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको ये खत्म कर देता है, उसके वाल को डैमेज कर देगा। अगर वाल को डैमेज करेगा, अगर देखो, अगर ये एम्फाइसीमा क्या करेगा भाई? वाल को, अगर एल्वियोलर वाल को डैमेज करेगा तो इससे क्या होता है? इससे आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस, जो पहले रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया था जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा था, वो भाई वो कम हो जाएगा, समझे ना। तो इससे क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी एरिया होते हैं, जो देखो reduced respiratory surface, reduce respiratory surface for gases exchange। किसके लिए भाई? गैसेस एक्सचेंज के लिए। तो आप देखो इससे क्या होगा, ठीक है, आपको समझना है हमको कि देखो एम्फाइसीमा एक क्रोनिक डिसीज है जो लंबे समय तक रहता है। क्यों होता है? ड्यू टू एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग। क्या करता है एम्फाइसीमा? एम्फाइसीमा एल्वियोलर वाल को डैमेज कर देता है। एम्फाइसीमा क्या करता है? एल्वियोलाई का जो वाल है, जो हम लोग का एल्वियोलर वाल है, उसको ये डैमेज कर देता है, समझे ना। तो एम्फाइसीमा क्या करता है? एल्वियोलर वाल को डैमेज कर देगा, और जब ये एल्वियोलर वाल को डैमेज करेगा तो इससे रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस। जब एम्फाइसीमा क्या करता है? एल्वियोलर वाल को डैमेज करेगा, जब ये एल्वियोलर वाल को डैमेज करेगा तो इससे आपका जो रेस्पिरेटरी, इससे क्या होगा? जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है ये रिड्यूस हो जाएगा, समझे। इससे क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया का मतलब है कि जहां से गैसेस का एक्सचेंज, जो एरिया से, समझो ना, एल्वियोलाई का जो एरिया था, आपको मैं समझाऊं, देखो अगर भाई समझो कि एल्वियोलाई है ये, ठीक है, अगर इसका सरफेस एरिया, अगर ये खत्म हो जाएंगे डैमेज, तो ये खत्म मतलब डैमेज हो जाएंगे तो क्या होगा भाई? पहले इतने थे, अब डैमेज हो गए, तो अब कितने हो गए? देखो ये दे। अब इससे कहाँ का, इससे आप खुद देखो, इससे कहाँ मतलब गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा? होगा, मानता हूँ, लेकिन बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो ये आपका है एम्फाइसीमा, ठीक है। एम्फाइसीमा में आपको क्या, इसमें आपका लंग्स हमेशा, मतलब लंग्स में एयर हमेशा भरा रहेगा भाई, लंग्स में एयर हमेशा इसमें ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई एयर जो है कहाँ जाएगा? गैसेस का एक्सचेंज कम हो रहा है, तो एयर जो है हमेशा आपको लगेगा कि लंग्स में ही भरा हुआ है बोल के, समझे ना। तो ये हम लोग का सेकेंड डिसऑर्डर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जिसे बोलते हैं एम्फाइसीमा। तो आई होप आपको समझ आए कि एम्फाइसीमा में क्या होता है? ये एल्वियोलर वाल को डैमेज करता है। क्या करता है ये भाई? एल्वियोलर वाल को डैमेज करेगा, और जब ये एल्वियोलर वाल को डैमेज करता है, जब ये क्या करता है? एल्वियोलर वाल को डैमेज करेगा, तो इससे क्या होगा? इससे आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा। किसके लिए? आपका इससे क्या होगा? रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा फॉर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको खाली दो ही डिसऑर्डर को एक्सप्लेन किया। सबसे देखो, ये
क्वेश्चन आए कहीं से आए ये मेरे को नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन तो है ये आपके डिसऑर्डर से आता है, उसीलिए मैं एक आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाया भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ये इससे क्वेश्चन आपको, ठीक, एक नए क्वेश्चन हमेशा हर साल इससे आता है, तो आपको मतलब अच्छे से करना है कि आखिर में इसका एक्चुअल सिम्टम्स क्या है। मैंने आपको समझाया कि अस्थमा में मेन आपको क्या याद रखना है भाई, किसमें इन्फ्लामेशन होता है, किसका, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स का। क्वेश्चन यहीं से आता है, आएगा तो क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन कहाँ से आता है उसको भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आप भी क्वेश्चन को PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, आपको भी पता चल जाएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से आता है, समझे। तो अस्थमा में तो यहाँ से आता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड एम्फाइसीमा में आपको क्या याद रखना है भाई, ये एम्फाइसीमा में आपको ये मेन पॉइंट है, ये आपका मेन पॉइंट है। इसमें आपका, इसमें क्या होता है, इसमें रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होता है, हम लोग का रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया इसमें हम लोग का रिड्यूस हो जाता है फॉर गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने 2 डिसऑर्डर कर लिया। अब मूव करेंगे थर्ड, जिसे ब्रोंकाइटिस। ठीक है, थर्ड डिसऑर्डर है जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस, चलो ठीक, अब देखेंगे हम लोग थर्ड डिसऑर्डर जिसे क्या बोलते हैं, यहीं पर आप लिख लो, ब्रोंकाइटिस। सो ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकी। जब ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस, समझे। तो जब ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जब ब्रोंकी में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इसे ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, समझ गए। तो इसका मतलब क्या है, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, जब ब्रोंकाइटिस का मतलब है कि जब ब्रोंकाई में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रोंकाई में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, हो जाएगा नहीं, हो जाता है, ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसे, ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ, ठीक है, ब्रोंकाई। तो इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई में इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, समझ गए। तो ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो जाता है, किसके चलते, कौन से रीजन्स होते हैं जो ऐसे मतलब इन्फ्लामेशन को कॉज करते हैं, ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। ये आपके वायरल इन्फेक्शन की वजह से, मतलब वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है, समझ गए, या फिर क्रोनिक, या फिर किस हो सकता है भाई, आपका ये क्रोनिक डिसऑर्डर, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से भी आपके ब्रोंकाइटिस होने का चांस है, समझ गए। तो ये हम लोग का थर्ड डिसऑर्डर है जिसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस। इसे क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस इसे बोला जाता है, ठीक है। सो ब्रोंकाइटिस। फोर्थ देखेंगे, चलो, निमोनिया। निमोनिया या निमोनियाई, ठीक है, निमोनिया। तो निमोनियाई या निमोनिया, निमोनिया क्यों, इसमें होता क्या, इसमें आपके एल्वियोलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन, ठीक है, इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है, जिससे आपका रेस्पिरेटरी सरफेस, वही केस कहाँ क्या, ये वाला, अगर एल्वियोलाई में समझो फ्लूइड भर जाएगा, ठीक है, अगर फ्लूइड का डिपोजिशन एल्वियोलाई में होगा तो इससे आपका क्या होगा भाई, इससे आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, समझे ना। तो इससे आपके इसमें, लेकिन निमोनिया में आपका लंग्स इफेक्ट होते हैं भाई, इसमें आपके क्या होते हैं, लंग्स इफेक्ट होते हैं। क्यों, क्योंकि आपका जो एल्वियोलाई में फ्लूइड का क्या हो जाता है, डिपोजिशन, समझे। सो निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में एल्वियोलाई में फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाता है, समझे।
तो इसमें क्या होता है, देखो निमोनिया में क्या होता है, डिपोजिशन, या हाँ डिपोजिशन डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड, डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड इन एल्वियोलाई। समझे? तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका डिपोजिशन हो जाता है किसका भाई, एल्वियोलाई का। समझे? तो आप समझ गए किसमें डिपोजिशन किसका होता है, फ्लूइड का। किसमें होता है, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, देखो डिपोजिशन किसका डिपोजिशन होता है, फ्लूइड का। किसमें होता है, एल्वियोलाई में। ठीक है, तो इसमें डिपोजिशन हो जाता है फ्लूइड का एल्वियोलाई में, जिसके चलते वही आपका, जिसके चलते रेस्पिरेटरी सरफेस, जो रेस्पिरेटरी सरफेस है ये रिड्यूस हो जाता है। ठीक, इससे आपका रेस्पिरेटरी सरफेस रिड्यूस किसके लिए भाई, गैसियस एक्सचेंज के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी सरफेस, इससे जो आपका रेस्पिरेटरी सरफेस ये रिड्यूस हो जाता है भाई गैसियस एक्सचेंज के लिए। समझे ना? तो इससे आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है फॉर किसके लिए, गैसियस एक्सचेंज के लिए। समझे? देखो ये आपको हल्का फुल्का पता होना चाहिए। ठीक, आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको भाई कॉमन चीज है, मतलब ठीक है, कोई हाई फाई में नहीं बता रहा हूँ आपको, बहुत ठीक। आप पढ़ोगे इसको, निमोनिया आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर में है। ऐसा नहीं कि नहीं है आपके भाई एनसीईआरटी में है, लेकिन आगे पीछे है। मैं आपको मतलब समअप करके यहीं पर बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डिस्कस कर, जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर है मैं आपको सारा बताऊंगा इसमें। समझे? तो ये हम लोग का है निमोनिया। निमोनिया इस किसके क्यों होता है भाई, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फ्लूइड। इसमें फ्लूइड का डिपोजिशन होता है एल्वियोलाई में। समझ गए? तो ये हम लोग का था निमोनिया। अब चलेंगे फोर्थ हम लोग, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक, ये हम लोग का हो गया। और फिफ्थ देखेंगे हम लोग, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। चलो अब देखेंगे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या होता है, इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको मतलब जो हम लोग चल रहा है फ्लो में वो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया अस्थमा, सेकंड हम लोग ने बात किया एम्फाइसीमा, एंड थर्ड हम लोग ने देखा ब्रोंकाइटिस, फोर्थ हम लोग ने फिर बात किया निमोनिया। ये आपके सारे भाई देखो ऐसा नहीं कि बस यही इतना है। ठीक, आप मत समझना कि आपके एनसीईआरटी में 3 है तो बस 3 है, भाई बहुत सारे हैं। ठीक, इसको आप आगे पढ़ोगे। समझे ना? बहुत सारे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपके, कॉमन कोल्ड प्लूरिसी, बहुत सारे हैं आज के आपके। ठीक है, अगर मैं हर एक को एक्सप्लेन करूं तो पूरा मतलब ये लेक्चर तो ठीक है 3-4 घंटे में ही खत्म हो पाएगा। भाई आपको मेन पेन, ठीक है, मेन जो आपके एनसीईआरटी में है, जो आपको होना आपके एनसीईआरटी के बुक में है, ठीक है, जो पता होना चाहिए वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। हम लोग का फिफ्थ है जिसे क्या बोलते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। ठीक है, सो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर समझो ध्यान से इसको कि ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो देखो जो पर्सन, ठीक है, जो पर्सन जो कॉटन इंडस्ट्री, कॉटन फैक्ट्री, स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, सुनो ध्यान से, कोल माइंस में काम करता है। ठीक है, जो पर्सन जो कॉटन फैक्ट्री, ठीक, स्टोन ग्राइंडिंग जहां स्टोन को पीसा जाता है, समझे ना,
जहां स्टोन को पीसा जाता है, जहां पर बहुत ज्यादा डस्ट का प्रोडक्शन होता है, समझे ना। ऐसा फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री, बहुत सारे फैक्ट्री है, कोल माइंस, ठीक है। तो जहां पर जहां पर बहुत क्या होता है, हाईली डस्ट का प्रोडक्शन होता है, जहां पर क्या होता है, हाईली डस्ट का प्रोडक्शन होता है भाई, तो आपको मतलब इससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। अगर जो पर्सन जो मतलब कांटेक्ट में लंबे समय तक डस्ट के कांटेक्ट में है, समझे ना, जो पर्सन जो लंबे समय तक डस्ट के कांटेक्ट, अगर मैं लंबे समय तक डस्ट के कांटेक्ट में हूं तो मेरे को क्या हो सकता है, मेरे को इससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकता है, मेरे को सिलिकोसिस हो सकता है, मेरे को बाइसेनोसिस हो सकता है, एबेस्टोसिस, बहुत सारे डिसऑर्डर है, ठीक है। डिफरेंट डस्ट पार्टिकल से डिफरेंट क्या होता है, डिसऑर्डर, ठीक है। आपने सिलिका पार्टिकल्स का, ठीक है, अगर आपके लंग्स में सिलिका पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो आपको सिलिकोसिस हो गया, ठीक है। अगर आपके लंग्स में एबेस्टोस मैक्रो पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो गया तो आपको एस्बेस्टोसिस हो गया। मतलब बहुत सारे डस्ट पार्टिकल से बहुत सारे क्या होता है, डिसीज है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर मतलब आपके काम से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऐसा डिसऑर्डर जो काम से मतलब जब आप काम करने जा रहे हो तो आपको इससे क्या हो सकता है, डिसऑर्डर, मतलब आप डस्ट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में जब लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम तक आप हो तो 100% हो सकता है, ठीक है। इससे आपका क्या होता है, फाइब्रोसिस, मेन इससे क्या होता है, फाइब्रोसिस का मतलब है डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स का इसमें डिपोजिशन हो जाता है, समझे। सो लंग्स में इसमें क्या होता है, फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो पर्सन वर्किंग किसको होता है भाई, ये तो आपको किसको होता है, देखो पर्सन वर्किंग पर्सन वर्किंग इन स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, ठीक है। जो पर्सन जो स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री में काम करता है या फिर कॉटन फैक्ट्री में काम करता है या फिर स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, कॉटन फैक्ट्री और आपका कोल माइंस कमिंग कॉन्टैक्ट टू डस्ट, किसके कांटेक्ट में आता है भाई, वो आपके डस्ट पार्टिकल्स के, ठीक है, कमिंग कांटेक्ट, इससे अगर जो पर्सन लंबे समय तक के डस्ट के कांटेक्ट में आएगा तो इससे क्या हो सकता है, इससे आपका हो सकता है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, इनको पर्सन लोग को, विचार लोग को देखो, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक है। इससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, ठीक। सो जो पर्सन जो लंबे समय तक डस्ट के कांटेक्ट में है, समझे ना, लंबे समय तक क्या है, जो पर्सन डस्ट के कांटेक्ट में है उनको क्या होने का चांस है भाई, उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का मतलब है कि नॉर्मली फाइब्रोसिस होगा। क्या होता है फाइब्रोसिस, फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, फाइब्रोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स। क्या होता है भाई, फाइब्रोसिस का मतलब क्या है, देखो डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स,
क्या हो जाएगा भाई, फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। सो डिपोजिशन ऑफ फाइबर्स, समझे, फाइबर्स का क्या होगा, फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाएगा, समझ आया। तो क्या होगा भाई आपको इससे, फाइबर्स का डिपो, आपके लंग्स में फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो पर्सन जो लंबे समय तक डस्ट के स्टोन ग्राइंडिंग फैक्ट्री, ठीक, कोल माइंस में काम कर रहा है, ठीक है, डस्ट के कांटेक्ट में आ रहा है, तो उसको आप देख सकते हो उसके लंग्स में किसका डिपोजिशन हो जाएगा भाई, उसके लंग्स में ठीक है, फाइबर्स का डिपोजिशन हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, फाइब्रोसिस, ठीक। तो इसे फाइब्रोसिस बोला जाता है। तो कौन कौन से डिसऑर्डर इससे होते हैं। सबसे पहला जो हम लोग का डिसऑर्डर है, देखो, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस क्यों होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिलिका पार्टिकल्स। अगर लंग्स में सिलिका पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो इससे क्या होता है, सिलिकोसिस। डिपोजिशन ऑफ सिलिका पार्टिकल्स। जब लंग्स में सिलिका पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो इससे क्या होता है, सिलिकोसिस, ठीक है। इससे कॉज होता है जिसे बोलते हैं सिलिकोसिस। सिलिकोसिस का मतलब क्या है, डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, सिलिका पार्टिकल्स का। अगर लंग्स में सिलिका पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाएगा तो इसे सिलिकोसिस बोलते हैं। सेकंड क्या है, एस्बेस्टोसिस। डिपोजिशन ऑफ, किसका डिपोजिशन भाई, इसमें आपका डिपोजिशन हो जाता है एबेस्टोस, ठीक है, एस्बेस्टोस मैक्रो पार्टिकल्स का। जब एस्बेस्टोस मैक्रो पार्टिकल्स, मैक्रो फाइबर्स, देखो, जब एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस को मतलब है डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, एस्बेस्टोस मैक्रोफाइबर्स। जब एस्बेस्टोस मैक्रोफाइबर्स का डिपोजिशन लंग्स में हो जाएगा तो इससे क्या कॉज होता है, एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस का मतलब क्या, एस्बेस्टोसिस का मतलब है डिपोजिशन, किसका डिपोजिशन, एस्बेस्टोस मैक्रोफाइबर्स का। जब एस्बेस्टोस मैक्रोफाइबर्स का डिपोजिशन लंग्स में हो जाएगा तो इससे क्या होता है, एस्बेस्टोसिस। इससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है जिसे बोलते हैं एस्बेस्टोसिस, ठीक है, इसे एस्बेस्टोसिस। थर्ड है जिसे बोलते हैं बाइसेनोसिस, ठीक है, बिसेनोसिस। सो बिसेनोसिस में क्या होता है, इसमें आपका देखो, इसमें किसका होता है डिपोजिशन, कॉटन माइक्रोफाइबर, ठीक है। तो इसमें डिपोजिशन कॉटन मैक्रोफाइबर, अगर कॉटन मैक्रोफाइबर का डिपोजिशन लंग्स में हो जाएगा तो इससे होता है बाइसेनोसिस, ठीक है, बिसेनोसिस। सो बिसेनोसिस कैसे होता है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन मैक्रोफाइबर। अगर कॉटन मैक्रोफाइबर का डिपोजिशन लंग्स में हो जाएगा, देखो, ठीक है, तो इससे होता है बाइसेनोसिस, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, बाइसेनोसिस, ठीक है। तो फोर्थ हम लोग का देखेंगे अब, नेक्स्ट है ब्लैक लंग डिसीज।
अगर इसमें समझो, अगर इसमें आपका क्या होगा, इसमें अगर कोल माइंस का, अगर लंग्स में कोल माइंस का जो पर्सन जो, ठीक है, कोल माइंस में काम करता है, ठीक है, कोल माइंस फैक्ट्री में काम करता है जो पर्सन, तो उसके डस्ट के कांटेक्ट से, ठीक है, जब वो डस्ट के कांटेक्ट से आएगा, कोल माइंस के डस्ट के कांटेक्ट से आएगा, तो उसको ब्लैक लंग डिसीज हो सकता है, ठीक है, उसको क्या हो सकता है, ब्लैक लंग डिसीज। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो पर्सन सिलिका पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आएगा उसको सिलिकोसिस हो सकता है, ठीक है, जो पर्सन जो एबेस्टोस मैक्रो पार्टिकल्स के खाते में एरिया में आएगा, ठीक है, तो अगर उसका पर्सन ने डिपोजिशन कर लिया, ठीक है, कांटेक्ट में आया और डिपोजिशन कर लिया, तो क्या होगा इससे भाई, एस्बेस्टोसिस, ठीक है। जो पर्सन जो कॉटन फैक्ट्री में काम करता है, समझे ना, तो कॉटन मैक्रो फाइबर्स का अगर डिपोजिशन हो गया लंग्स में, अगर कॉटन मैक्रो फाइबर का डिपोजिशन हो गया तो इससे बाइसेनोसिस हो सकता है, या फिर लास्ट हम लोग का है ब्लैक लंग डिसीज। ब्लैक लंग डिसीज का मतलब है कि अगर कोल माइंस का डिपोजिशन हो गया भाई, ठीक है, अगर कोई पर्सन जो है ये कोल माइंस फैक्ट्री में काम करता है, समझे ना, तो कोल माइंस के डिपोजिशन से भी क्या हो सकता है, लंग्स में कोल माइंस का डिपोजिशन हो सकता है। तो ये सारे आपके क्या हैं, हम लोग का ये सारे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है, समझे, हम लोग के सारे क्या हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, ठीक है, जो ऑक्यूपेशन जो काम से रिलेटेड है, ऑक्यूपेशन मतलब काम से, ठीक है, तो ये सारे डिसऑर्डर हम लोग के काम से रिलेटेड है, समझ गए। तो ये सारे डिसऑर्डर क्या होते हैं भाई, काम से, वर्क से रिलेटेड है। लास्ट हम लोग का है बट नॉट लिस्ट, लास्ट लेकिन लिस्ट नहीं है भाई, सबसे महत्व है, ठीक है, एल्टीट्यूड सिकनेस। अक्सर क्वेश्चन मतलब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड सिकनेस होता क्या है, ठीक, आपको बेसिक आइडिया, बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, जब आप माउंट में, ठीक है, समझ रहे हो, जब टॉप में आप एवरेस्ट में आप जब जाते हो तो आखिर में होता क्या है, समझना। एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस, एल्टीट्यूड सिकनेस से आपको मेन सिम्टम, अगर मैं आपको इसका, जब हाई एल्टीट्यूड में, जब आप कोई पर्सन या आप या मैं, हम लोग जाते हैं कहाँ, अचानक आप जाओगे कहाँ, हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर जाओगे तो इससे क्या होता है, हाई एल्टीट्यूड में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये कम होता है। हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम होता है, समझे ना। तो हाई एल्टीट्यूड में होता है क्या है, हाई एल्टीट्यूड में जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये कम होता है, जिससे हम लोग का ऑक्सीजन का, जिससे देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर, जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा ये भी कम होगा भाई। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो जो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होगा ये भी कम होगा, समझे ना। तो ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा ये भी क्या होगा, कम होगा, समझे। अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है कहाँ पर, हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है, तो इसमें आपके ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, समझे ना। जब हम लोग जाते हैं हाई एल्टीट्यूड में, कभी आप गए नहीं हो, ठीक है, अगर आपने अचानक से चल दिए तो इससे क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है, आपके बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, डिक्रीजेस। सो हाई एल्टीट्यूड में होता क्या है, हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करता है, समझे ना। जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं तो इससे क्या होता है, जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, जो ऑक्सीजन का क्या है,
पार्शियल प्रेशर ये डिक्रीज होना शुरू होता है, समझे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है भाई, डिक्रीज होना शुरू होता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अगर डिक्रीज होगा तो आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगा। अगर ऑक्सीजन का देखो ना पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा तो इससे आपका जो ऑक्सीजन है ये हम लोग के मसल तक अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो आपको इससे रेस्पिरेटरी मतलब ब्रीथिंग में आपको इससे प्रॉब्लम हो सकता है, समझे। इससे आपको क्या हो सकता है भाई, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो भाई आपको ब्रीथिंग में ब्रीथिंग में क्या होगा, इससे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप वहाँ सेटल हो गए, आपने एक हफ्ता रह लिया, आराम से घूम लिया, ठीक है, और उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आपके बॉडी है, आपका बॉडी उस इन्वायरमेंट को एडेप्ट कर लेगा। उसके बाद क्या होगा, आफ्टर 1 वीक, ठीक है, मान लो 1 वीक आपने बिता लिया, आपको 1 वीक और रहना है, ठीक है। तो 1 वीक बाद क्या होगा भाई, आपका बॉडी उस इन्वायरमेंट के साथ सेट हो जाएगा। मतलब आपका बॉडी में जो आपके बॉडी का किडनी होता है, हम लोग के अंदर जो किडनी है, किडनी में क्या होता है, जो जेजी सेल, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं, वो रिलीज करते हैं भाई इरिथ्रोपोएटिन। इरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर इरिथ्रोपोइसिस, समझे ना। तो हम लोग का जो किडनी का जो जेजी सेल है ये क्या रिलीज करता है, ये हाई मतलब लार्ज अमाउंट में इरिथ्रोपोएटिन रिलीज करता है, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन क्या होता है, जिससे आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होता है, समझे ना। तो कुल मिला के कुछ आफ्टर 1 वीक के बाद क्या हो जाएगा, आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का जो नंबर है ये इंक्रीज हो जाएगा, समझे ना। सो आफ्टर 1 वीक के बाद क्या हो जाएगा, आपके आरबीसी का जो काउंट है, आरबीसी नंबर इंक्रीसेस। इससे क्या होगा, आरबीसी का जो नंबर है इससे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, समझे ना। तो आरबीसी नंबर क्या होता है भाई, हाई एल्टीट्यूड में जो पर्सन जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं उनका आरबीसी नंबर ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू हम लोग से, ठीक है। अगर कंपेयर करेंगे तो उनमें ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो इरिथ्रोपोएटिन है उनमें ज़्यादा रिलीज होता है, समझे ना, जिससे मोर टू मोर ऑक्सीजन क्या कर सके भाई, हीमोग्लोबिन से बैंड कर सके, समझ गए। तो आरबीसी का जो नंबर है ये हाई एल्टीट्यूड में ज़्यादा हो जाता है, समझे ना। सो हाई एल्टीट्यूड में बहुत सारे सिम्टम है, फेटिक होता है, हेडेक होता है, ठीक है, चक्कर आता है, वॉमिटिंग होता है, ठीक है। तो बहुत सारे सिम्टम हैं जो जब आप जाओगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़ सकते हो बुक में, ठीक है, कि इससे वॉमिटिंग, हेडेक, फटीक, ठीक है, ये सारे सिम्टम क्या होते हैं, सारे सिम्टम इससे होते हैं, समझे। तो ये सारे सिम्टम किससे रिलेटेड, ये सारे सिम्टम हम लोग के एल्टीट्यूड सिकनेस से रिलेटेड है, समझे ना। तो सारे सिम्टम क्या है, एल्टीट्यूड सिकनेस से रिलेटेड है, समझ गए। तो ये हम लोग का इसी के साथ जितना भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो हम लोग ने 1 बाय 1 जो भी, देखो ये मत समझना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है भाई, ये जनरल नॉलेज। ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आप देखोगे 10 साल पहले या, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आया है। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप करो, लेकिन आई होप अगर कर लोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मोर देन इनफ है, आपको इतना कर लोगे तो आपको फिर नहीं लगेगा। तो हम लोग किसी के साथ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कंप्लीट। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।